हेलो स्टूडेंट्स। कल तक मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे चार डेंसिटी पर। ठीक है, आज एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं चार डेंसिटी का, फिर आगे अपन एक और अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे जो मैंने कल तक बताया था कि एक चार्ज रोड है, लीनियर चार्ज रोड है, उसकी वजह से आप कोई इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे फाइंड करते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, एक चार्ज रिंग है। ठीक है, मान लो कि एक क्या गिवन है आपको, एक चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ये, और इस पर स्मॉल क्यू चार्ज है। ठीक है, इस पर जो चार्ज जो है वो स्मॉल क्यू डिस्ट्रीब्यूट है, और इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई p पॉइंट है, यहाँ पर जो है एक माइनस कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, और इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज due to charged ring, and also find time period of SHM। ओके, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, और इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस पर अगर हमें फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्मॉल चार्ज सेगमेंट लेंगे dq, और उस सेगमेंट की वजह से इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, इस तरफ होगी, अट्रैक्टिव होगा, और ये फोर्स जो है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में एक एंगल क्रिएट कर रहा होगा थीटा। क्लियर यहाँ तक? इसी तरीके से आप एक और चार सेगमेंट यहाँ कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, दोनों की यहाँ पर आपको डिस्टेंस सेम लेनी है। ठीक है, और ये फोर्स भी कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, एंड दिस एंगल ऑल्सो भी थीटा होगा। ठीक है, अब आप क्या देखते हो कि यहाँ पर इसका एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, एंड दैट इज एफ कोस थीटा, और इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक है, एंड दैट इज आल्सो बी एफ कोस थीटा। ठीक है, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, और इसका भी एक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आप यहाँ पर क्या देखते हो कि एफ साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एफ साइन थीटा। सो एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा, ओके, दैट विल बी जीरो। ओके, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट का यहाँ पर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब बचे कौन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच गए, मतलब कंट्रीब्यूशन किसका है यहाँ पर, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। तो अब आप यहाँ पर फोर्स लिख सकते हो, सो एफ एक्स इक्वल एफ कॉस थीटा। ओके, और एफ जो है वो क्या होगा, के डी क्यू इंटू कैपिटल क्यू एंड डिवाइड स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स के डी क्यू इंटू कैपिटल क्यू एंड डिवाइड स्मॉल आर स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, एंड कोस थीटा जो है वो क्या है, यहाँ पर क्या देख रहे हो, बेस एंड दैट इज हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसके लिए cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो x डिवाइड स्मॉल r हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सो cos थीटा और f दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी अब, सो एफ एक्स इक्वल एफ के डी क्यू इंटू कैपिटल क्यू एंड डिवाइड आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा इज एक्स डिवाइड आर, एंड आर इज, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं आर स्क्वायर लिख देता हूँ। आर स्क्वायर यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगी, यहाँ से आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी। सो एफ एक्स विल बी इक्वल टू के डी क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू एक्स एंड डिवाइड this r square means
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस आर, सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, पावर 3/2 हो जाएगा। सो एफ एक्स इक्वल के डी क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू एक्स डिवाइड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या गिवन होगा, दिस आर स्क्वायर इज लेस देन ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर इज लेस देन। ओके, तो यहाँ पर आपको कोई कंडीशन गिवन होगी, मान लो आपको एक कंडीशन गिवन है, दिस आर स्क्वायर इज लेस देन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर इज लेस देन x square is less than of r square, so x square is almost equal to 0। okay, so fx equal क्या हो जाएगा, k dq into capital Q into x and divide r square power 3/2। ठीक है, so fx equal क्या बनेगा, k dq into capital Q into x and divide, यहाँ से क्या बन जाएगा, आर क्यू बन जाएगा। डी क्यू का अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने पहले से ही एक्चुअल में इंटीग्रेशन किया हुआ है। ठीक है, या तो आप इसको डीएफ लेकर चलना है इसको, ठीक है, इसको आप डीएफ लेकर चलना है आपको। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दोगे तो एफ एक्स इक्वल क्या बन जाएगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, स्मॉल क्यू, सो के क्यू एंड कैपिटल क्यू इंटू एक्स एंड डिवाइड आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया इसका फोर्स की वैल्यू हमें, है ना, मिल गई। मैंने एक क्वेश्चन और पूछा है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, तो पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि ये एसएचएम में है कि नहीं। ठीक है, अब आप इसको ऐसे कंसीडर करिए कि अपने पास में एक यूनिफॉर्मली चार्जिंग है और यूनिफॉर्मली चार्जिंग के, है ना, उस पर के यहाँ पर एक्सिस पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो आप क्या देखोगे कि इस पर मैंने आपको बताया कि इस पर ओवरऑल जो है जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड ऑफ द सेंटर। ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कर रहा होगा, उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा टुवर्ड सेंटर। तो होगा क्या कि जो पहले उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी थी वो अब कन्वर्ट होने लगती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। अब जब वो उस रिंग के सेंटर पर पहुंचेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो उसकी वजह से अब वो चार्ज क्या कर जाएगा, ठीक है, मूव करता हुआ इस डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर से वो फोर्स अप्लाई करेगी चार्ज रिंग, फिर से फोर्स अप्लाई करेगी और फिर से वो इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से फिर एसएचएम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए एसएचएम के लिए जो है एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट की प्रोपोर्शनल होता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर अपने पास में एक माइनस क्यू चार्ज है, तो आप यहाँ पर जो है एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस के क्यू कैपिटल क्यू एक्स डिवाइड आर क्यूब। एफ एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब एम ए एक्स माइनस के क्यू कैपिटल क्यू आर क्यूब इंटू एक्स हो गया। सो एक्स इक्वल माइनस के क्यू कैपिटल क्यू आर क्यूब डिवाइड एम इंटू एक्स एंड वी नो एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड आर क्यूब इंटू एम। ठीक है, सो ओमेगा इक्वल रूट के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड आर क्यूब एम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस जगह लिख देता हूँ। तो टाइम पीरियड टी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी नो टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई डिवाइड ओमेगा। सो टी इक्वल 2 पाई एंड डिवाइड ओमेगा मीन्स रूट आर क्यूब एम डिवाइड के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू हो जाएगा। ओके, तो ये इसका टाइम पीरियड हो गया एसएचएम के लिए। तो ये तो थे क्वेश्चंस किस पर बेस्ड थे, अभी तक हमने सुपरपोजिशन क्वेश्चंस लिए,
ठीक है, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर मैंने चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को भी समझाया, किसके लिए, फोर्स के लिए। आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी मैं आपको चार्ज डेंसिटी वाले बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब आपके लिए इलेक्ट्रिक, अब जैसे जैसे आप अपना आगे बढ़ेंगे, अब ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत ईजी होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब ये ऐसे ही आपको बार बार इसमें न्यूमेरिकल मिलेंगे और वो रिपीट होते रहेंगे, तो आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि अब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जा रहा है। अगर आपने चार्ज डेंसिटी वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको आप जरूर रीड कर लेना, क्योंकि मैंने उसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कराया हुआ है, ठीक है। और फिर मैंने उस पर 2 न्यूमेरिकल लिए हैं, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल लिए हैं, ठीक है। अब ये आपको क्लियर भी हो गए होंगे। और साथ में मैंने इसमें एसएचएम वाला टॉपिक भी ले लिया है साथ ही में, कि अगर इसमें एसएचएम हो रहा हो तो उसका टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। एक और एसएचएम पर बेस में एक और न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो मैं एक एसएचएम का एक और न्यूमेरिकल करवा देता हूँ साथ ही में इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। तो आप क्वेश्चन क्या है, कंसीडर कर लो कि एक कैपिटल क्यू चार्ज है और उसके अराउंड जो है कोई स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, आर रेडियस की ऑर्बिट में। कंसीडर कर लेते हैं, देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं एसएचएम के लिए, ताकि आपका टाइम पीरियड वाला जो क्वेश्चन है, जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक कैपिटल क्यू चार्ज है और इसके अराउंड जो है स्मॉल क्यू चार्ज जो है ये कैपिटल आर रेडियस में इसके अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो आपको इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, इसके रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ स्मॉल क्यू अराउंड द कैपिटल क्यू चार्ज। ओके, आपको इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब देखिए, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करिए कि इसके इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए। तो अपन क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, और वो रिपल्सिव फोर्स जो है वो क्या है, F इक्वल के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू एंड डिवाइड आर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, सॉरी आर स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन। और अपन जानते हैं अगर ये इसके अराउंड अगर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली अगर रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करने का फिर रीजन अपन जानते ही हैं क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इसका मतलब यहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज को एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी मिल रहा है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहाँ से मिल रहा होगा, दिस फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। एंड वी नो इलेक्ट्रिक सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर डिवाइड आर। मान लो कि इसका जो मास है वो क्या है, m है, सो F इक्वल क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड आर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, तो इक्वल करोगे तो एम वी स्क्वायर डिवाइड आर इक्वल क्या हो जाएगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड आर स्क्वायर। वी नो v इक्वल ओमेगा आर होता है। देखो मैं चाहता तो ये फॉर्मूले को डायरेक्ट भी लिख देता, एम ओमेगा स्क्वायर आर, लेकिन आपको है ना वापस से एक तरीके से रिवाइज भी होता रहे, तो मैंने यहाँ पे इसको वापस से समझाया, v इक्वल ओमेगा आर, ठीक है। ये वैल्यू होती है, ठीक है, सर्कुलर मोशन के लिए, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो फाइनली एम ओमेगा स्क्वायर आर बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक। और इक्वल हो जाएगा के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इजीली क्या कर सकते हो, इसके लिए इसका जो है टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हो, इसको केवल आप ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कर दीजिए। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल जो है क्या हो जाएगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एंड डिवाइड एम आर क्यू हो गया, ठीक है। एंड ओमेगा इज नथिंग बट रूट के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड एम आर क्यूब हो गया। ओके, and we know time period t equal 2 pi divide omega, so t equal 2 pi root m r cube divide k small q into capital Q हो गया। This is the time period of the revolution of the small q charge. Okay,
तो आपको ये एसएचएम वाला और ये टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एक बार इसको भी नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अब देखो क्वेश्चंस नहीं लेकर हमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पर क्लियर करवाने वाला हूँ, जो जेईई नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर जेईई, इम्पोर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट and also important for NDA। ओके, अब देखो टॉपिक जो है वो क्या है कि अपने पास में कोई चार्ज स्फीयर हो या कोई भी चार्ज सिस्टम हो और वो सस्पेंडेड हो। ठीक है, कोई पॉइंट पर क्या हो, सस्पेंडेड हो। ठीक है, तो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इफ टू चार्ज system is suspended at a common point, क्लियर यहाँ तक? तो ये अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नीट एंड जेईई एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये वाला। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप हाईलाइट कर लेना बहुत अच्छे से। अब देखिए कि पहले तो एक सिंपल सा अपने 12th बोर्ड में भी इसके क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी है और कॉन्सेप्ट भी आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक के। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि मान लो कि अपने पास में टू चार्ज स्फीयर है और टू चार्ज स्फीयर को अगर हम कोई स्ट्रिंग की हेल्प से, एक स्ट्रिंग लेंगे है ना, इनको स्ट्रिंग से जो है बांध देते हैं और स्ट्रिंग से बांध कर इनको क्या कर देते हैं, एक कॉमन पॉइंट से इनको सस्पेंड करके इनको हिंज कर देते हैं, फ्रीली हिंज कर देते हैं। तो अब हम जानते हैं कि अगर ये सेम चार्ज पोलैरिटी रखेंगे तो क्या होगा कि अगर ये मान लो कि पहले इस तरीके से सिंपली इस तरीके से इनको रखा है, इस तरीके से बांध कर इनको है ना क्या कर दिया, हिंज कर दिया, लटका दिया। तो अगर ये मान लो कि ये वाले पॉइंट जो है चार्ज है, ठीक है, ये दोनों सेम पोलैरिटी के चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड चार्ज है, इनका मास भी अभी हम यहाँ पर सेम ही कंसीडर करके चलते हैं, चार्ज भी सेम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो होगा क्या कि इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा और रिपल्सन होते 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 एक ऐसी सिचुएशन पर आ जाएंगे कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन इनको मिल जाएगी। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन ये है कि जो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इस टाइम में इनकी इक्विलिब्रियम जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये वैल्यू क्या होगी, और कभी बार इसमें चार्ज की वैल्यू पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे पुटअप होते हैं, तो मैं ये सारे क्वेश्चंस आज इस टॉपिक पर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी हम पहले सिंपल सा यहाँ पर बेसिक पॉइंट इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अपने पास में क्या है, एक ऐसा टू चार्ज सिस्टम है और उनको दोनों चार्ज स्फीयर को क्या किया हुआ है, अच्छे से जो है एक लाइट स्ट्रिंग है और लाइट स्ट्रिंग की हेल्प से इनको क्या किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है एट अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट पर इनको सस्पेंड किया हुआ है। मान लो कि ये जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्या है, एल है, इनका मास जो है वो सेम ही है, एम है, आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, और इनका जो चार्ज वैल्यू जो है वो भी मान लेते हैं क्यू है। ठीक है, और ये जो है दोनों जो है एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएंगे एंड दिस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इज एक्स है। ओके, और यहाँ पर हम एक चीज और कंसीडर कर लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है, मैं इस एंगल को थीटा लिख सकता हूँ, लेकिन थीटा ना लिखकर मैं इसको 2 थीटा लिख देता हूँ, ताकि क्योंकि मुझे एंगल को डिवाइड करना पड़ेगा, एंगल को डिवाइड करने की वजह से थीटा बाई 2 इस तरीके की वैल्यू मिलेगी, तो वो थीटा बाई 2 वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि ये वाला एंगल थीटा एंड दिस एंगल ऑल्सो भी थीटा। ओके, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहे हैं तो सिंपली एक बात बताइए कि ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी तक आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये जो चार्ज स्फीयर है
तो ये इक्विलिब्रियम में आया क्यों, पहले तो ये रीजन आपको इस पे समझना है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आया क्यों और किन की वजह से आया। ठीक है, तो आप देखिए कि इनके बीच में तो अभी तक एक इलेक्ट्रिक फोर्स हमें दिखाई दे रहा है, जो दिखाई देने वाली बात जो है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स ना, और वो भी रिपल्सिव है। रिपल्सिव है तो इसका मतलब ये इस तरीके से रिपेल होते हुए इस तरीके से चले जाने चाहिए ना। ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से यहीं पर क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गए। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा भी कोई और फोर्स होगा जो इनको इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। तो यहाँ पर अभी तक जो इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों पर सेम रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा F। ठीक है, और साथ में अब आप क्या देख सकते हो कि इनका एक वेट फोर्स भी होगा, और वो क्या होगा mg, दिस इज द वेट फोर्स mg। W होगा ये, इसको मैं W डिनोट कर देता हूँ। ओके, और अभी यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, स्ट्रिंग है, वेट भी है, इसका मतलब इसमें एक टेंशन भी क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, एंड वी नो टेंशन ऑलवेज, टेंशन डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द सस्पेंडेड पॉइंट। ओके, तो यहां से ये टेंशन जो है फोर्स इस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन। यहाँ पर मैं एक सिस्टम को कंसीडर करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पर जेड ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो मैं इस टेंशन टी को क्या कर देता हूँ, कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देता हूँ। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा होगा। क्लियर यहाँ तक? आप चाहो तो इनका अलग से एक फ्री डायग्राम बना सकते हो, एबीडी बना सकते हो अलग से, है ना, साइड में। इसको जूम करके आप इसको जूम करके देख सकते हो, इसी कॉमन इसी पॉइंट को। ठीक है, या फिर अलग से एक फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। तो अब आप क्या देखोगे कि यहाँ पर आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि कौन किसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो अगर बैलेंस कर रहा है तो हम इसके लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिख देंगे या बैलेंस इक्वेशंस लिख देंगे इसके लिए। सो बैलेंस इक्वेशंस, ठीक है, बैलेंस इक्वेशंस। ओके, तो इसकी बैलेंस इक्वेशंस क्या होगी, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल के लिए आप लिख लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो है वो क्या है, टी साइन थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू एफ। ठीक है, एंड वी नो एफ इज, या एक बार इसको चलने दीजिए इसी तरीके से। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या है, टी कॉस थीटा, एंड टी कॉस थीटा इज बैलेंसिंग डब्ल्यू। सो वी नो, अगर हमें इसको आप इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी टेन थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू एफ डिवाइड डब्ल्यू हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? एंड थीटा इज इक्वल टू, देखो, टेन इनवर्स एफ डिवाइड डब्ल्यू होगा। ठीक है, देखो एक कहीं पर ये क्वेश्चंस भी है कि जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है तो ये जो थीटा एंगल होता है वो किस एंगल के प्रोपोर्शनल होता है, तो आपको ऑप्शंस में मिल जाते हैं। ठीक है, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, साइन इनवर्स वगैरह। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर एक बार इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अब देखिए यहाँ पे थीटा जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेन इनवर्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर। ओके, अब देखिए हम आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपना टारगेट क्या होगा, ये x को फाइंड करना, स्मॉल q चार्ज के मैग्नीट्यूड को फाइंड करना। ठीक है, तो अब ये चीजें फाइंड करने के लिए तो अब हम क्या कर लेते हैं, टेन थीटा, यहाँ से वापस से स्टार्ट करते हैं, टेन थीटा। ठीक है, एंड टेन थीटा इक्वल क्या होगा, f की वैल्यू पुट कर दीजिए। f यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स F इज क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर एंड डिवाइड एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू में पुट कर देता हूँ, के क्यू स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या है, अपॉन W, एंड वी नो W इज mg, तो ये क्या हो जाएगा, mg यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। ओके, सो टेन थीटा की एक वैल्यू मिल गई आपको, यहाँ पर आप देख रहे हो टेन थीटा की वैल्यू मिल गई। टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर mg हो गया। अब आपको टेन थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये स्ट्रिंग लेंथ जो होगी अब वो इसकी इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है उससे बहुत ज्यादा होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि L इज ग्रेटर देन x है, तो ये थीटा एंगल जो है वो क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। और इस स्मॉल मतलब टेन थीटा इज स्मॉल एंगल,
ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू स्मॉल होगी और ये वैल्यू स्मॉल होगी तो स्मॉल वैल्यू टेन थीटा और साइन थीटा, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आप क्या देख सकते हो कि फॉर स्मॉल एंगल टेन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन थीटा, मतलब जैसे टेन 0 डिग्री एंड साइन 0 डिग्री विल बी 0, ठीक है, अप टू 15 डिग्री एंगल तक ये क्या रहते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल ही रहते हैं। ओके, तो आप इनको ऐसा कंसीडर कर सकते हो और ये स्मॉल एंगल भी ऑलमोस्ट यहीं तक होगा, 15 डिग्री तक होगा। क्यों होगा, क्योंकि तो स्ट्रिंग लेंथ जो है वो इस एक्स से क्या है, बहुत ही ग्रेटर होगी, तो एंगल भी क्या होगा, स्मॉल ही क्रिएट होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ के क्यू स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर एम जी। ओके, मैं टेन थीटा क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तक यहाँ पर कोई हाइट वगैरह ये कंसीडर नहीं किया मैंने, केवल मेरे पास में एक हाइपोटेनियस है और एक क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैंने साइन थीटा लेकर इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, वी नो साइन थीटा इज, अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाई टू एंड डिवाइड एल, सो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड 12। अब मैं यहाँ पर इक्वल कर देता हूँ, इक्वल कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अब x डिवाइड 12 एंड इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एंड डिवाइड एक्स स्क्वायर एम जी हो जाएगी। अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है, उसी के आप अकॉर्डिंग इसको लिख दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एक रिलेशन बनाने वाला हूँ जो आपको बहुत ही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब क्या करिए, एक्स स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा, और एक्स क्यूब इक्वल यहाँ से आप क्या देखोगे, 12 को भी इस साइड में भेज दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, के 12 क्यू स्क्वायर डिवाइड एम जी हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि k is constant, L string length is also be constant, 2 is constant, m mass is also be constant, and g acceleration is also be constant, but q may be vary, okay, क्योंकि ये लीकेज वाला ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लेकर आने वाला हूँ। तो यहाँ पर अपने पास में एक रिलेशन मिल गया, आप ये रिलेशन ठीक है नोट कर लेना, q स्क्वायर is directly proportional to x cube, this relation is very very important, this relation, ठीक है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस जे नीट एंड एनडीए। ओके, अब देखिए रिलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है ये अपन बाद में रीड करने वाले हैं, लेकिन आपके दो क्वेश्चंस है ना, ये 12 बोर्ड तक का है ना एग्जांपल, एक तो एग्जांपल है और एक उसमें एक्सरसाइज में 9th क्वेश्चन होगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, ठीक है, तो आप इस वाले रिलेशन से उसकी वैल्यूज क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। दो क्वेश्चन आपके एक साथ यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, 12th बोर्ड के, ठीक है। आप उनमें जो भी वैल्यू पूछ रहा है उस है ना, तो उसको रहने दीजिए, बाकी वैल्यूज आपको गिवन होगी, बाकी जो डाटा है आपको गिवन होगा, वो वैल्यूज आप यहाँ पुट करिए और सोल्व कर लीजिए, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पर ये देखा कि इससे हमने एक ये वाला रिलेशन बना लिया, क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, ओके। एक अगर आपको इसमें स्ट्रिंग का टेंशन अगर पूछ लेते हैं तो टेंशन के लिए आप इस इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर सकते हो फॉर टेंशन, ठीक है। तो आप इसको अगर टेंशन पूछ लेता है क्वेश्चन में, टेंशन अगर पूछ लेता है तो आप दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, टू टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, सो टी स्क्वायर इक्वल एफ स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, सो टी इक्वल रूट एफ स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो आई ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, तो है ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाल देना, मैं वापस से उस पॉइंट को क्लियर करवा दूंगा। तो यहाँ तक एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोगों ने, ठीक है। अब हम यहाँ पर मैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, इसी पर बेस नीट 2016 में आया हुआ इस तरीके का एक क्वेश्चन है, नीट 2016 में, ठीक है। ये तो क्या था, टी cos थीटा था, ठीक है, ये एफ है, ओके। हाँ, तो अब क्वेश्चन क्या है, नीट
2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सबके लिए होगा, जेईई मेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि क्वेश्चन क्या है कि अगर इनका चार्ज जो है कंटिन्यूअसली जो है एक कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा हो, जो है लीकेज हो रहा हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इफ चार्ज इज लीकिंग with constant rate then find relation between velocity and equilibrium distance x। ठीक है, अब v मतलब अब ये क्या करेंगे, एक मतलब इस तरीके से एक दूसरे की तरफ क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये वाला इस तरफ v वेलोसिटी से मूव करेगा, ये भी इस तरफ v, क्योंकि अब लीकेज होगा तो जो है इनके चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, तो अट्रैक्टिव जो ये रिपल्सिव फोर्स था वो भी क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होगा, तो ये इस तरीके से अपनी एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, इस वेलोसिटी से ये मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये इस वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर इसकी वेलोसिटी की वैल्यू होगी क्या। और मैंने यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें मैंने और क्या क्या कहा है, एक तो ये कांस्टेंट रेट से लीकेज हो रहे हैं। ठीक है, जो लीकिंग जो हो रही है वो कांस्टेंट रेट से हो रही है ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो ये जो मैंने रिलेशन यहाँ पर बताया है, इसी रिलेशन का आप यूज करिए। ठीक है, अब आप देख रहे हो, अगर मैं इसको यूज करता हूँ, किस तरीके से यूज करता हूँ, तो आपको एक इसका रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि अपने पास में था क्या, क्यू स्क्वायर। देखो रिलेशन क्या था अपने पास में, क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। ओके, अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, तो आप क्या कर दीजिए, इनका है ना टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर डी बाई डी टी क्यू स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, एंड प्रोपोर्शनल डी बाई डी टी यहाँ ब्रैकेट में एक्स क्यूब लिख देता हूँ। अब आप इसका जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो ये क्या बन जाएगा, 2 है ना, पहले आप इसकी पावर का डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, और फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हो। ओके, एंड प्रोपोर्शनल यहाँ पर देखो ये एक्स पर डिपेंडेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो डी क्यू बाई डी टी ऑलरेडी यहाँ पर ये गिवन है कि चार्ज जो है वो टाइम के रेट मतलब कांस्टेंट रेट से लीकेज हो रहा है, मतलब इसमें ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे इसको ऐसा लिखना पड़ा, डी क्यू बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करके। ठीक है, ये वेरिएशन को शो कर रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक्स जो है ये टाइम के रेस्पेक्ट में किस तरीके से वेरी कर रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, और साथ में हमें इसकी वेलोसिटी और स्पीड भी फाइंड करनी है। तो मैं इस वैल्यू को क्या करता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ, डी वाई डी टी, ठीक है, एक्स क्यूब, और साथ में एक मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ डी एक्स वाई डी एक्स से। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, ठीक है, ये डी क्यू बाई डी टी है ना। अब देखो आपको तो केवल है ना एक रिलेशन फाइंड करना है, इस 2 को हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, दिस वैल्यू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि हम प्रोपोर्शनल साइन यहाँ पर यूज करके चल रहे हैं। अब देखो dx बाई dt, ठीक है, इसको एक तो बना दीजिएगा dx बाई dt, ठीक है, और एक बना दीजिएगा dy बाई dx। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, एक तो क्या लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ पहले क्या, dy बाई dx एक्स क्यूब, और एक लिख देता हूँ क्या, dx बाई dt लिख देता हूँ। एंड वी नो dx बाई dt इज नथिंग, दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है, सो dq बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू, और इसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा, अब 3 डी बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, और dx बाई dt जो है यहाँ पर आप है ना dx बाई dt, एक काम करिए थोड़ा सा ये है ना, थोड़ी सी एक यहाँ पर मिस्टेक हो गई, आप एक काम करिए यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, क्योंकि जो रिलेशन था वो कुछ और ही था। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करिए, Q जो है इसको इस तरीके से लिख दीजिए x की पावर 3/2। ठीक है, अब आप इसको डी क्यू बाई डी टी लिखकर इसको आप सोल्व कर लीजिए। ठीक है, जो मैंने अभी बताया डी बाई डी टी एक्स की पावर 3/2।
ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको क्या कर देना है, dx by dt वाला ये सिस्टम लिख देना है, ठीक है। मतलब dq by dt इज प्रोपोर्शनल टू dy dt x की पावर 3/2 एंड dx by dx हो जाएगा, dx by dx हो जाएगा। तो ये dx by dt जो है, देखो अब यहाँ पर ये पावर 3/2 चल रहा है, यहाँ पर पावर क्या चल रही है, 3/2 चल रही है। dx by dt तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी वेलोसिटी dq by dt एंड प्रोपोर्शनल टू, अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए 3/2, ठीक है। एंड यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर 3/2 3/2 -1 हो जाएगा, n इंटू n है ना, x की पावर n -1 होगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, 1/2 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो x की पावर 1/2 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब dq by dt तो क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो इस v को आप इस साइड भेज दीजिए या इस वैल्यू को इस तरह भेज दीजिए। 3/2 इज आल्सो कांस्टेंट, v को इधर रहने दीजिए, तो ये v प्रोपोर्शनल टू कुछ ऐसा बन जाएगा, x की पावर 1/2 एंड v प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है ये x की पावर -1/2 पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ इस पॉइंट को। देखिए हो रहा क्या है यहाँ पर, मैंने कहा क्वेश्चन में क्या है कि चार्ज क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, और लीकेज होगा तो उनका चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो कम होगा, उससे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज होगा, और उसकी वजह से ये एक है ना, इनमें मोशन क्रिएट हो जाएगा और वो एक दूसरे की तरफ है ना मूव करना स्टार्ट कर देंगे, कोई वेलोसिटी बी से, इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने आपको पहले और एक रिलेशन बता दिया था, क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, ठीक है। आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये पावर, क्योंकि यहाँ पर पावर ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पावर को आप इस तरह भेज दीजिए, तो Q इक्वल क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2। और ये लीकेज हो रहा है, चार्ज लीकेज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखोगे, dq by dt प्रोपोर्शनल टू d by dt, ठीक है, एंड x की पावर 3/2, ठीक है। आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, x चेंज हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगी, फिर वेलोसिटी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, ठीक है, dx by dx इसको इस तरीके से लिखिए ताकि आप इसका क्या कर सको, डिफरेंशिएट कर सको इजीली, क्योंकि यहाँ पर टाइम आ रहा है और यहाँ पर x है, तो आप इसका डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। सो dx by dx आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये dy dx अलग से लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, dx by dt लिख दिया। dx by dt इज वेलोसिटी और स्पीड भी, ठीक है, और इसका आप डिफरेंशिएट कर दोगे 3/2 x की पावर 1/2, एंड ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ये v इधर जाएगा, ठीक है। आप या इसको v को यहाँ रहने दीजिए, इसको इस तरह भेज दीजिए, ये अपॉन में चला जाएगा, है ना, फिर इसको इन्वर्स करिए तो v प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2 हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन मिल गया आपको वेलोसिटी वाला, ठीक है, जो नीट 2016 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ओके, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे। एक नीट में ही आया हुआ एक और क्वेश्चन है, ठीक है, वो लेते हैं इसी पर बेस, इसी सिस्टम के लिए एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कंसीडर करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्या है कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक सिस्टम है इस तरीके का, और ये इस तरीके से जब इसको सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है, तो इनकी जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो क्या है, r है, ठीक है। और ये वाली जो हाइट है वो क्या है, y है, इन्होंने ये कहा है, ठीक है। y पर इनको क्या किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ये कहा है कि क्वेश्चन, फिर एक और डायग्राम गिवन है, इसने कहा है कि अगर यहाँ पर इस सिस्टम को ओनली इस हाइट के हाफ पॉइंट पर क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, इस तरीके से ये सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। हाफ हाइट पर ये हाफ हाइट हो जाएगी इसके लिए y/2, ठीक है। यहाँ पर इसको सस्पेंड कर देते हैं, तो अब ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो है वो r डेज हो जाती है। तो इस r डेज की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r डेज। मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। इफ system is suspended at height
8 height y, then बैलेंस डिस्टेंस या इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इज r if system is suspended at height y by 2, then what will be r days. ओके, ये r days आपको इसमें फाइंड करना है। ये कुछ नहीं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको एक रिलेशन थीटा वाला, आपको एक रिलेशन यहाँ पे टेन थीटा वाला एक रिलेशन आपको इसमें मैंने लिखवा दिया था। ठीक है, एंड वो क्या था, वी नो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ डिवाइड डब्ल्यू। टेन थीटा इक्वल क्या था, एफ डिवाइड डब्ल्यू था। और मैंने टेन थीटा के लिए एक वैल्यू पुट करवाई थी, साइन थीटा से हमने एक वैल्यू निकाली थी। ठीक है, वो क्या थी, तुम्हें यहाँ पर केवल टेन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन थीटा वाला सिस्टम था। और ये वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, एक्स डिवाइड 12 है ना, एक्स डिवाइड 12 मैंने आपको लिखवा दिया था। लेकिन यहाँ पर आप क्या करिए कि ये थीटा होगा तो ये क्या होगा xy2, या यहाँ पर अभी ये क्या चल रहा है r है तो ry2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, ये साइन थीटा छोड़िए, आप टेन थीटा की वैल्यू आप डायरेक्टली अब आप फाइंड कर सकते हो। y के टर्म में ही तो चाहिए आपको, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r/2 एंड डिवाइड y हो गया, तो r डिवाइड 2y हो जाएगा। सो r डिवाइड 2y इज इक्वल टू f डिवाइड w हो गया यहाँ पर। क्लियर है यहाँ से? ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, f की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, w आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो अब आप जब f की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो f की वैल्यू, क्योंकि f यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो f की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, k क्यू स्क्वायर डिवाइड r स्क्वायर। सो r डिवाइड 2y इज इक्वल टू k क्यू स्क्वायर डिवाइड r स्क्वायर इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, r क्यूब इधर चला जाएगा, r क्यूब इधर गया। ठीक है, और ये इस तरफ चला गया, दिस इक्वल टू 2yk क्यू स्क्वायर डिवाइड डब्ल्यू। अब देखो k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, w भी कांस्टेंट है, वेट बाई वेट तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, और ये 2 भी कांस्टेंट है, तो एक रिलेशन मिल गया, r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, एंड सो r इज प्रोपोर्शनल टू y टू द पावर 1/3। ये रिलेशन आपको यूज करना है। ठीक है, अब इसका आंसर आप इजीली फाइंड कर सकते हो। देखिए यहाँ से कि अभी यहाँ पर क्या है, r और y है, यहाँ क्या है r डैश और y/2 है। तो आप क्या करिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप क्या कर दो, इसका मतलब r डैश जो है वो भी किसके इक्वल हो गया, r डैश प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पर किसके, y/2 द पावर 1/3। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, r डिवाइड r डैश या इक्वल y टू द पावर 1/3 डिवाइड y/2 द पावर 1/3 हो गया। ठीक है, 1/3। अब देखो y टू द पावर 1/3 ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y टू द पावर 1/3 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सो r डिवाइड r डैश इक्वल यहाँ पर क्या बच जाएगा, ओनली, अब ये अपॉन में 2 है। ठीक है, 1 डिवाइड टू द पावर 1/3 है। आपको r डैश फाइंड करना है, सो r डैश को इधर भेजिए, इस टर्म को इधर भेज दीजिए। सो r डैश इक्वल क्या हो जाएगा, r इंटू 1/2 द पावर 1/3 हो गया। अब आप इसको और आगे इसको लिख सकते हो क्या, r डिवाइड है ना √2, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। अपन लिखते हैं इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? अगर 2 लिखेंगे तो इसका मतलब √2 है ना, 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस सिस्टम पर इस तरीके और भी क्वेश्चंस हैं, एक बार आप पहले इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे जो है कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इसी पर। अब मैं इसके आपको कुछ स्पेशल केसेस जो है वो आपको बता देता हूँ। इसके कुछ स्पेशल केस है।
देखो केस फर्स्ट इसका क्या होगा, केस फर्स्ट इसका देखिए, केस फर्स्ट क्या है कि अब आपको कहा जाता है कि अगर इस सिस्टम को आप स्पेस में ले जाते हो, ठीक है, तब इनके एक तो एंगल जो था क्रिएट हो रहा है वो कितना होगा, और जो डिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, केस फर्स्ट क्या है, इफ सिस्टम इज इन स्पेस, ठीक है, देन थीटा एंड एक्स, ठीक है, ये क्या होंगे। तो एक सिंपल सी बात है, अब आप देखिए अगर आप इसको स्पेस में ले जाओगे, पहले आप जब स्पेस में लेकर नहीं गए थे तो यहाँ पर क्या लग रहा था, एक वेट फोर्स लग रहा है। अपन जानते हैं स्पेस में ले जाएंगे तो जो जी की जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अपन जानते हैं जी जो है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे जी डिक्रीज होता है, ठीक है। अब आप स्पेस में ले जाओगे तो जी जीरो हो जाएगा, जी जीरो हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ओनली वहां पर क्या रहेगा, रिपल्सिव फोर्स रहेगा। रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, इसको धीरे धीरे इस तरीके से इसको क्या कर देगा, एक बार हॉरिजॉन्टल में ले आएगा। अब हॉरिजॉन्टल में लाएगा तो इधर है ना क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और इस डायरेक्शन में इधर क्या लग रहा होगा, टेंशन फोर्स लग रहा होगा, स्ट्रिंग पर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि अब ये कॉलिनियर हो गए। अब बैलेंस कर लेंगे तो बैलेंस करने से है ना, अब आप थीटा बता सकते हो और एक्स की वैल्यू भी आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। इस तरफ क्या लग रहा होगा, एफ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, टी लग रहा होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये जो एक्स की वैल्यू जो थी, ये एक्स की वैल्यू थी, अब ये एक्स क्या हो गई, ये एल थी, स्ट्रिंग लेंथ है एल, ये स्ट्रिंग लेंथ है एल, इसका मतलब एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के इक्वल हो जाएगा। तो आंसर थीटा क्या होगा, 180 डिग्री, एंड एक्स इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एक बार इसको भी नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी एक मिनट, हाँ सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अगला नेक्स्ट केस क्या है इसका, ठीक है। ये अपने 12th बोर्ड में 12th की जो बुक है उसमें एक पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। केस सेकंड क्या है कि अगर हम अब सिस्टम को जो है कोई डेंसिटी के लिक्विड में ले जाते हैं, ठीक है, तो एक डेंसिटी लिक्विड में ले जाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। इफ सिस्टम इज इन अ लिक्विड, ठीक है। अगर हम सिस्टम को है ना, कि बॉडी बुक में तो क्वेश्चन क्या है कि पहले थीटा एंगल है, ठीक है, इतना कुछ है, फोर्स लग रहा है वगैरह, ये सब आपको उसमें बताया हुआ है। और जब उसको लिक्विड में ले जाते हैं तो ऐसे बोल रहे हैं कि थीटा चेंज ही नहीं होता है, ठीक है, थीटा चेंज नहीं होता है, उनकी कुछ डेंसिटी गिवन होगी, है ना, जो भी चार्ज स्फीयर है उसकी डेंसिटी गिवन होगी, लिक्विड की डेंसिटी गिवन होगी, और उसके लिए उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर है ना पूछ लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछते हैं। तो डायरेक्टिव कांस्टेंट वाला पॉइंट जो है वो मैंने पहले ही बता दिया है, जहाँ पर मेरे एक फर्स्ट लेक्चर होगा कूलम्ब्स लॉ वाला, उस कूलम्ब्स लॉ पे मैंने जहाँ पर परावैद्युतांक जो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, एप्सिलॉन आर, जिसको उसी को हम क्या बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पर पहले मैं एक बार सिस्टम को अच्छे से समझा देता हूँ पहले, कि मान लो कि जब ये लिक्विड में है ही नहीं, ठीक है, लिक्विड में है नहीं, ठीक है, तो ये एंगल जो है वो क्या है, थीटा है, ऐसा बोल रहे हैं कि ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है, मतलब 2 थीटा लेकर चल लेना, तो बाकी क्या एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इनका अभी चार्ज भी क्या है, क्यू है, वो मास भी एम ही है, क्लियर नहीं आता, ठीक है। अभी ये एयर में है, तो एयर में है तो इसका मतलब अभी तक इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो एफ ही लग रहा होगा, और इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में अपन ने टेन थीटा जो है वो क्या लिखते हैं, टेन थीटा इक्वल हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एफ डिवाइड डब्ल्यू यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, हाँ आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इनकी डेंसिटी आपको गिवन होगी। जो ये स्फीयर है, मान लो कि इसकी डेंसिटी जो है वो गिवन है आपको क्या, सिग्मा इज द डेंसिटी, ठीक है, इसकी मास डेंसिटी आपको गिवन होगी,
ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इस सिस्टम को जो है लिक्विड में ले जाते हैं, ठीक है, और तब भी ये एंगल जो है वो क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? या आप इसको थीटा ना मानते, चलो एक बार मैं इसको है ना थीटा 1 कर देता हूँ, दिस इज थीटा 1, ताकि और भी अच्छा सा क्वेश्चन इसमें और एक और डाउट क्लियर हो जाएगा। ये इसको आप थीटा 2 क्लियर कर लो, ठीक है, थीटा 2 मान लीजिए आप। तो अब ये बोल रहा है, अब देखो है ना, जैसे अपन लिक्विड में लेकर जाते हैं, मान लो कि ये लिक्विड में लेकर गए हैं, इसको हम लिक्विड में ले गए, अब इस सिस्टम को लिक्विड में ले गए, ठीक है, लिक्विड में ले गए, तो इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो क्या आपको गिवन है, रो आपको डेंसिटी गिवन है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो क्या गिवन है आपको, एप्सिलॉन आर आपको गिवन होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में एप्सिलॉन आर की ही वैल्यू यहाँ पर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर टेन थीटा क्या लिख सकते हो, टेन थीटा 2 लिख दीजिए, टेन थीटा 2 बाई, मान लो कि लिक्विड में जाने पर इसका एंगल जो है वो चेंज हो गया, ठीक है, टेन थीटा 2 इक्वल, यहाँ पर अब फोर्स भी चेंज हो जाएगा, तो मैं इस फोर्स को क्या लिख देता हूँ, एफ डेज, और यहाँ पर वेट को भी क्या लिख देता हूँ, है ना, डब्ल्यू डेज, क्योंकि वेट भी तो चेंज हो जाएगा, ग्रेविटेशनल जो है एक्सेलरेशन जी जो है वो चेंज हो जाता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। तो है ना, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर टेन थीटा 1 और एफ, है ना, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद में ये एक तो डब्ल्यू डेज की वैल्यू देखिए और एफ डेज की वैल्यू देखिए, यहाँ पर तो क्या थी और यहाँ पर क्या थी। अब देखिए मैं एफ डेज को क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि एफ डेज इज नथिंग, दिस इज द एफ डिवाइड एप्सिलॉन आर, मीडियम में होगा तो यही फोर्स होता है एफ डेज, ठीक है। तो ये मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा, ठीक है, एंड डब्ल्यू डेज इक्वल टू डब्ल्यू 1 माइनस किस में लेकर गए हम, इस रो डेंसिटी में लेकर गए हैं, सो रो डिवाइड सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको किस तरीके से समझा रहा हूँ, आप इसको देखो, हालांकि मैं इसको बियोंसी फोर्स से आपको समझना चाहिए, बियोंसी फोर्स वाला टॉपिक यहाँ पर लेना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर एक सिंपल से ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर हम जैसे ही अपन ने आपने देखा होगा कि 11th क्लास में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा है कि अगर हम कोई पार्टिकल को या कहीं पर भी अगर हम अर्थ के डेप्थ में अगर हम जाते हैं तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, और उसके लिए आपने देखा होगा एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, जी डी इक्वल जी 1 माइनस डी डिवाइडेड आर, मतलब आप कहाँ गए, डेप्थ में गए जब आपकी ओरिजिनल डेंसिटी क्या थी, कैपिटल आर थी। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए। अब मान लो कि आप एक लिक्विड में जा रहे हो, ऐसे मान लो, अब आप क्या कहाँ पे जा रहे हो, लिक्विड में जा रहे हो, तो लिक्विड में जा रहे हो, देखो इसको ऐसे समझना, आप पहले डेप्थ में जा रहे थे तो डी यूज कर रहे हो, ठीक है, अब आप किस में जा रहे हो, लिक्विड में जा रहे हो, लिक्विड में जा रहे हो, तो आप उस लिक्विड के लिए यहाँ पर डी की जगह क्या यूज कर लो, रो आप यहाँ पर यूज कर लीजिए, और कौन जा रहा है, ये वाला जा रहा है, और उसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, तो आप क्या लिख दीजिए यहाँ पर, सिग्मा लिख दीजिए। अब आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर इसको मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बताओ अब ये क्या बन गया, वेट बन गया कि नहीं, तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू डेज हो गया, और ये क्या हो गया, W1 माइनस रो डिवाइड सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी ट्रिक है, बाकी ये इस तरीके से आपको ये एक्सप्रेशन इस तरीके से नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको बियोंसी फोर्स वाले टॉपिक से यहाँ पर मिलेगा। बियोंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर ये समझाऊंगा तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन ये वैल्यू इस जगह पुट कर सकते हैं, सो टेन थीटा 2 इक्वल क्या हो जाएगा, टेन थीटा 2 इक्वल यहाँ से एफ डिवाइड एप्सिलॉन आर एंड डब्ल्यू डेज इज W1 माइनस रो डिवाइड सिग्मा हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन अपनी सेकंड हो जाएगी। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो बताओ टेन थीटा 1 एंड डिवाइड टेन थीटा 2, दिस विल बी एफ डिवाइड डब्ल्यू एंड मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, एंड W1 माइनस रो डिवाइड सिग्मा एंड डिवाइड क्या होगा, F होगा, तो F कैंसिल आउट ना, W भी कैंसिल आउट, सो टेन थीटा 1 डिवाइड टेन थीटा 2, टेन थीटा 2 इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, है ना, 1 माइनस रो डिवाइड सिग्मा हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आपने क्या किया है, केवल पहले तो एफ डेज की वैल्यू, हाँ एक एप्सिलॉन आर भी चल रहा है, मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन आर भी चल रहा है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आपने क्या किया, पहले तो आपने एफ डेज की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी,
डब्ल्यू टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया, वहाँ से W1 माइनस रो डिवाइड सिग्मा, आपने ये वैल्यू पुट कर दी। अब आपने क्या किया है, इसमें इस इक्वेशन को डिवाइड किया है, तो दिस F डिवाइड W, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये रिवर्स होके क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन r W1 माइनस रो डिवाइड सिग्मा हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको मिलेगी। क्लियर है आंसर। अगर एंगल आपको डिफरेंट गिवन है तब आप ये एप्सिलॉन r इजीली फाइंड कर सकते हो, तब भी आप ये θ1 θ2 आप पुट करिए। ठीक है, रो सिग्मा आपको ये गिवन होगा, थीटा भी आपको फिर गिवन ही होगा, लेकिन आपको कहा जाता है कि थीटा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इफ θ1 एंड θ2 इज इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी तो 1 माइनस रो डिवाइड सिग्मा इंटू एप्सिलॉन r हो जाएगा। तो 1 माइनस, मैं एक बार इसको और सोल्व कर लेता हूँ, तो सिग्मा माइनस रो डिवाइड क्या हो गया, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन r। अब आप देखिए एप्सिलॉन r को इधर भेजोगे तो 1 डिवाइड एप्सिलॉन r बन जाएगा, या आप एक काम करिए इसको इधर भेज दीजिए, तो एप्सिलॉन r इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइड सिग्मा माइनस रो हो जाएगा। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपने 12th बोर्ड के एक क्वेश्चन है, शायद 5th या 6th क्वेश्चन होगा, या 4th क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, है ना, 4th क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक्सरसाइज में 4th क्वेश्चन है ऐसा। क्वेश्चन क्या है कि उसमें कहा गया कि ये सिस्टम लेकर जा रहे हैं, थीटा चेंज हो नहीं रहा है। ठीक है, ये सिग्मा की वैल्यू वहां पर गिवन है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो है, और इसकी जो डेंसिटी है वो है 0.8, है ना। तो मैं एक बार लिख देता हूँ वो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, एप्सिलॉन r की वैल्यू वहां पर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो सिग्मा गिवन है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और एक आपको रो उसमें गिवन है वो है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, एप्सिलॉन r की वैल्यू बताइए। तो अब आप सिंपली एप्सिलॉन r की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो एप्सिलॉन r इक्वल 1.6 डिवाइड 1.6 माइनस 0.8, आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बुक के तो क्लियर हो ही रहे हैं, साथ में आप जेई नीट के अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हो, है ना, जेई के भी अच्छे से, है ना, जेई लेवल के आप जेई एडवांस तक इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पुटअप होते हैं। ओके, एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नोट कर लिया। अब आगे देखते हैं, एक केस वो लेते हैं, थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर, अगर चार्ज डिफरेंट हो, मास डिफरेंट हो, तब क्या इफेक्ट होगा इस सिस्टम पर। तो हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ सिस्टम हैव डिफरेंट चार्ज एंड मास। ठीक है, अगर सिस्टम का जो है चार्ज और मास दोनों ही क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या इफेक्ट होगा। तो एक बार पहले तो आप इसका डायग्राम बना लीजिए वापस से। ठीक है, वही कॉमन पॉइंट पर इसको सस्पेंड किया हुआ है। अब यहाँ पर इसका चार्ज क्या है, Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, मास इसका M1 है, मास इसका M2 है, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा, इसका वेट क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स तो सेम ही लग रहा होगा, Fe या F जो भी है, आप इसको लिख दीजिए। और एंगल आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि इसका एंगल जो है थीटा, भाई एंगल भी तो चेंज होगा ही, है ना, कि ये हो सकता है, अब ये इक्वल डिस्टेंस पर थोड़ा आएंगे, इक्वल एंगल पर आकर थोड़ा इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे, है ना। एक का मास, है ना, मास भी डिफरेंट है, चार्ज भी डिफरेंट है, तो हो सकता है एक तो यहीं पर रह गया और एक इधर चला गया, बहुत ऊपर चला गया, या हो सकता है ये वाला इधर आ गया, ये इधर चला गया, बहुत ऊपर चला गया। जो भी है एंगल चेंज जरूर होगा, दोनों के एंगल इस तरफ, दोनों एंगल सेम नहीं होंगे, तो ये θ2 हो जाएगा। ठीक है, और अब आप देख सकते हो सिंपली, अब इनकी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, आपने पहले इसको डेराइव किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इस वाले सिस्टम के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए देखिए आप tan θ1 इक्वल आप क्या लिखोगे, Fe डिवाइड W1। ठीक है, और ये वाला जो सिस्टम बनेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, tan θ2 इक्वल Fe डिवाइड W2। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब आप इनको डिवाइड कर दीजिए।
ठीक है। अब आप डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, टेन थीटा वन इक्वल एफ ई डिवाइड डब्ल्यू वन, और उसको है ना इस यहाँ पर डिवाइड कर दो टेन थीटा टू, टेन थीटा टू इक्वल यहाँ से क्या हो जाएगा इंटू डब्ल्यू टू एंड डिवाइड एफ ई, दैट इज कैंसिल आउट, सो टेन थीटा वन एंड डिवाइड बाई टेन थीटा टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू डिवाइड डब्ल्यू वन हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप W2 की बात करते हैं, मतलब W क्या है, mg है, ठीक है। सो टेन थीटा वन एंड डिवाइड टेन थीटा टू एंड डिवाइड टेन थीटा टू इक्वल, यहाँ पर क्या हो गया m2g और ये क्या हो गया m1g, ये g कैंसिल हो जाएगा। मतलब एंगल किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली मास पर डिपेंड कर रहा है। सो टेन थीटा वन एंड डिवाइड टेन थीटा टू इज इक्वल टू m2 डिवाइड m1, और अपन यहाँ पर देखो आपको ये मालूम तो हो ही गया होगा कि अब ये एंगल जो है वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, इस चार्ज की मास पर डिपेंड कर रहे हैं। अब टेन थीटा वन यहाँ पर ये इसके रेसिप्रोकल है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि टेन थीटा जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, है ना। ये वाला एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अपने लिए, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट जी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जी मेंस के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपको कोई डायग्राम जो है वो गिवन हो सकते हैं, भाई इसका मास इतना, इसका मास इतना, और एक इतना थीटा एंगल पर जा रहा है, इतना 30 डिग्री पे जा रहा है, आपको वहाँ पर करेक्ट डायग्राम जो है वो पूछने के लिए कहा जाता है। तो आप डायग्राम जो है वो करेक्ट डायग्राम के और एक इस रिलेशन से आपको फाइंड कर सकते हो। अब आप देखिए कि अगर मान लो अब अपन इसकी कुछ कंडीशंस ले लेते हैं, ठीक है, इसकी केस ले लेते हैं, कुछ केस ले लेते हैं, ठीक है। मान लो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में जो है आपको क्या गिवन है कि m1 और m2 इक्वल है। अब आप कहोगे सर m1 और m2 इक्वल है तो फिर थीटा वन और थीटा टू भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों सेम पोजीशन पर ही होंगे। क्लियर यहाँ तक, मतलब इसका एक डायग्राम बनाए तो आपको है ना क्वेश्चंस में इस तरीके का डायग्राम मिल जाएगा, भाई ये सेम पोजीशन पर ही होंगे, ये भी थीटा होगा और ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि मास इनके क्या है, सेम है। और केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड में हो सकता है आपको क्या गिवन हो, m1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, m2 होगा, m1 इज ग्रेटर देन m2 होगा। अब सोचिए m1 इज ग्रेटर देन m2 होगा, है ना, तो इसमें थीटा वन और थीटा टू में आपको एक रिलेशन फाइंड करना है। अब अपन जानते हैं जिसका मास ज्यादा होगा उसका थीटा क्या होगा, कम ही होगा, तो इसका मतलब m1 मास ज्यादा है तो इसका जो एंगल जो है वो क्या होगा, कम होगा, मतलब थीटा वन लेस देन हो जाएगा, तो थीटा वन इज लेस देन क्या होगा, थीटा टू हो जाएगा। तो अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो ये इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। अपन यहाँ पर थीटा वन ले रहे हैं, थीटा वन इज लेस देन एंड थीटा टू इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का होगा कि ये थीटा टू हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, थीटा वन हो जाएगा इस तरीके से, दिस इज द थीटा वन एंड दिस इज द थीटा टू, इस तरीके का एक डायग्राम आपको मिल जाएगा। इसके लिए है ना ऑप्शंस का ध्यान रखना, आपको इस तरीके के ऑप्शन जरूर मिलेंगे, ठीक है। जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये, है ना, ये वाला। नेक्स्ट है थर्ड केस, इसके लिए क्या हो जाएगा कि m1 जो है वो लेस देन होगा क्या, m2 होगा। अब सोचिए अगर m1 कम होगा मतलब मास इसका कम होगा तो उसका थीटा क्या होगा, ज्यादा ही होगा, ठीक है। हाँ ध्यान देने वाली बात है ये टेन थीटा जो है, आप सोचोगे सर ये टेन थीटा कैसे गया, टेन थीटा भी तो थीटा के ही प्रोपोर्शनल है ना, ये अपन जानते हैं जीरो से जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज ही होगी, ये आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ पे कोई cos थीटा वगैरह ऐसा कोई सिस्टम होता तो उसके लिए चेंज हो जाता, क्योंकि cos थीटा में जीरो से ये डिक्रीज होती है वैल्यू, टेन थीटा में ये इंक्रीज हो रही है, साइन थीटा में भी ये इंक्रीज हो रही है, तो ये उनके लिए ये फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी m1 लेस देन क्या है, m2 है, इसका मतलब मास क्या है, कम है, मास कम है, तो मास कम है तो मतलब टेन थीटा क्या होगा, ज्यादा होगा, टेन थीटा मतलब थीटा इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो m1 कम है तो थीटा वन ज्यादा होगा थीटा टू से। तो अब आप इसका डायग्राम बना सकते हो, ये वाला आपको इस तरीके का ऑप्शन मिल सकता है कि थीटा वन ज्यादा होगा मतलब ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये लीजिए, तो ये थीटा वन ऐसा होगा और थीटा टू ये वाला होगा, ये इसके डायग्राम हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए और ध्यान देने वाली बात है। अब कल मैं और कल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस ला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक अभी तक हमने कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सब क्लियर है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे
फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाउट क्लियर करेंगे, आपके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जेई नीट के लिए आपका जो बेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ख़ास बात हो, ठीक है, ख़ास बात ये है कि मैं जल्दी ही 11th क्लास के चैप्टर के टॉपिक भी यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं, डाउट रहते हैं, ठीक है, कांस्टेंट रिलेशन वगैरह इस तरीके के बहुत सारे है ना क्वेश्चन बनते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, अप्रोच वेलोसिटी के वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ में, एनएलएम में, ठीक है। तो अपन उनको भी मैं उसका एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, अभी 12th का बना ही रहा हूँ, साथ में मैं 11th का भी बनाऊंगा, ताकि आप है ना 11th के साथ भी कनेक्ट रहो, 12th के साथ भी कनेक्ट रहो, और उससे आपका नीट और जेई की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। और आप इजीली, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर आप मेरे इन वीडियोस को कंटिन्यूसली आप देख रहे हो, रीड कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, गारंटी है मेरी कि आपकी 99 परसेंटाइल कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। थैंक यू।